गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज की, मतलब प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, किन किन तरह के होते हैं और उनको हमें किस तरह से यूज़ करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। नेचुरल रिसोर्सेज कंटेंट्स, अलग अलग वीडियोस में हम इन सब चीज़ों को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज, उसकी डेफिनेशन, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, फूड रिसोर्सेज, energy resources, land resources, and role of an individual in conservation of natural resources. So let's start. Natural resources क्या होते हैं? Natural resources includes air, water, forest, animals, fishes, marine life, biomass, fossil fuels like coal, petroleum and natural gases, wildlife, renewable energy sources like solar energy, wind energy, biomass energy, geothermal energy etc. तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? नेचुरल रिसोर्सेज के आती हैं। हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं ये, जो कि हमें नेचर देती है, मिलते हैं। ओके, देन प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ नेशन इज़ डिपेंडेंट ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल इन द नेशन। तो जितने भी आपकी जो भी कितना देश कितना इंडिपेंडेंट है या कितना वो प्रॉस्पर है देश, वो किसके पे डिपेंड करता है? उसके नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है कि उसमें नेचुरल गैसेस कितनी है, पेट्रोलियम कितना है, कोल कितना है। ये सारी चीज़ों पर वो उसकी प्रॉस्पेरिटी देश की डिपेंड करती है। चलिए, अब नेचुरल रिसोर्सेज में हम सबसे पहले बात करते हैं रीन्यूएबल सोर्सेज। जैसा कि नाम से ही पता है, जिनको कि हम पुनः यूज़ कर सकते हैं। तो रीन्यूएबल एनर्जी इज़ एनर्जी विच इज़ जनरेटेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, दैट इज सन, विंड, rain, tides and can be generated again and again as when required. So renewable का क्या मतलब है कि इनको हम बार बार जनरेट कर सकते हैं। तो renewable एनर्जी कौन कौन सी होगी? वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कि नेचुरल सोर्सेज से हमें मिलती है, जैसे सन है, विंड है, रेन है, टाइड है एक्सेट्रा। दे आर अवेलेबल इन प्लेंटी एंड बाय फार मोस्ट द क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल ऑन द प्लैनेट। तो ये क्या है? सबसे क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं और इनसे कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स, टाइडल एनर्जी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे आप अलग अलग देख सकते हैं, सोलर है, विंड है, जियो है, हाइड्रो है, बायो है एंड टाइड है। नाउ नेक्स्ट इज नॉन रीन्यूएबल एनर्जी। ये क्या होती है? अ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स इज अ नेचुरल रिसोर्स that cannot be remade or regrown at a scale comparable to its consumption। मतलब जब हमने इसको रीन्यूएबल सोर्सेज कौन से होते तो ये भी नेचुरल है, पर यदि हम इनका सोर्स नेचुरल होता है, पर यदि हमने इनको यूज़ कर लिया है तो उस यूज्ड पार्ट को हम वापस से रीन्यू नहीं कर सकते। नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज आर नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड कैन हैव सीरियस इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ। जैसे कि जो रीन्यूएबल सोर्सेज होते हैं वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, पर जो नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज हैं ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होते हैं और हमारी हेल्थ के लिए ये क्या होते हैं? ठीक नहीं होते हैं। दे कैन कॉज सीरियस इफेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ। दे आर कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल बिकॉज दे कैन नॉट बी रीजनरेटेड विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। फॉसिल फ्यूल्स, नेचुरल गैस, ऑयल एंड कोल। नाउ कमिंग टू द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। अब हम वन बाय वन अलग अलग रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं। सो फॉरेस्ट रिसोर्सेज, Scientists estimate that India should ideally have 33% of its land under forest। मतलब इंडिया के अंदर आइडियली जितनी भी लैंड है उसका 33% फॉरेस्ट होना चाहिए। टुडे वी हैव ओनली 12% और हमारे पास कितना है? आधे से भी कम, सिर्फ 12% है। दस वी नीड नॉट ओनली टू प्रोटेक्ट एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट बट ऑल्सो टू इंक्रीज अवर फॉरेस्ट कवर। तो इसलिए आज की हमारी क्या नीड है, क्या आवश्यकता है कि जो बचे हुए फॉरेस्ट हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करना है, उनको संरक्षित करना है, कंजर्व करना है और साथ के साथ हमें नए फॉरेस्ट भी लगाने हैं जिससे कि हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो इंक्रीज हो सके।
यूजेस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। अब ये फॉरेस्ट रिसोर्सेज हमारे क्या काम आते हैं? दे स्टॉप द रेन बियरिंग विंड्स एंड कॉज द रेनफॉल। तो आपको सभी को पता है ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे तो बरसात भी अच्छी होती है, बिकॉज दे स्टॉप द रेन बियरिंग, जो विंड्स हैं उनको ये आपस में बहुत, फॉरेस्ट क्या होता है अपने, आप देखते हैं ना जहाँ जहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर बारिश होती है, क्योंकि उन विंड्स को फॉरेस्ट अपने पास रोक लेता है और जिससे कि रेनफॉल होती है। दे इंक्रीज द मॉइस्चर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड देयर बाय प्रोवाइड एडिशनल प्रेसिपिटेशन, दैट इज रेनफॉल इन द लोकेलिटी। Okay, they minimize the extreme variation in climatic conditions and make the climate more equable। जो भी एक्सट्रीम कंडीशन है ना, एक्सट्रीम हॉट या एक्सट्रीम कोल्ड, उसको क्या करते हैं ये मिनिमाइज कर देते हैं और ये जो कंडीशंस हैं उनको फेवरेबल कर देते हैं सभी के लिए। इसी तरह से ये क्या करते हैं, जो इनका मॉइस्चर कंटेंट है उसको भी इंक्रीज़ कर देते हैं और एडिशनल प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल भी आसपास की लोकेलिटी में ज़्यादा होता है जहाँ पर फॉरेस्ट होते हैं। दे कंट्रोल फ्लड्स ड्यूरिंग हैवी रेन बाय एब्जॉर्बिंग एक्सेस रेन वाटर। फ्लड्स को भी ये क्या करते हैं, रोकते हैं, क्योंकि जो फॉरेस्ट की जो मिट्टी है वो एक्सेस और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय चेकिंग द फोर्स ऑफ फ्लोइंग ऑफ वाटर। सॉइल इरोजन को भी रहते हैं क्योंकि जो रूट्स हैं ट्रीज़ की वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं। The thick roots of the tree absorbs large quantity of water, thus forest help in the flow of rivers and stream। तो ये इतने सारे हमें फॉरेस्ट के बेनिफिट्स हैं। Now uses of forest resources, they offer hunting grounds, okay, hunting means शिकार। दे प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। यदि आप एक पेड़ भी देखें तो उस पर कितनी बर्ड्स रहती हैं, तो ये जो फॉरेस्ट के अंदर ये शेल्टर प्रोवाइड करते हैं वाइल्ड एनिमल्स को और बर्ड्स को। दे इम्प्रूव द सैनिटरी कंडीशन ऑफ अ प्लेस। दे आर अ सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। दे फैसिलिटेट ह्यूमन एग्जिस्टेंस बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू ह्यूमन बींग्स। तो यदि प्लांट्स नहीं होंगे तो ह्यूमन बींग वी कैन नॉट सर्वाइव, बिकॉज वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो प्लांट्स हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं एंड एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड बाय ह्यूमन बींग्स। और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में निकालते हैं उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब खुद यूज़ करते हैं और फोटोसिंथेसिस में उसको यूज़ करके हमें फूड देते हैं। दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट कैपेसिटीज़ एज वुड कटर्स, कैरियर्स एक्सेट्रा। तो ये एम्प्लॉयमेंट भी देखिए प्लांट्स कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। एक तो वो हमें फूड तो दे, फूड के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो हमारे को जीने के लिए क्या ज़रूरत है, ऑक्सीजन। फूड के बिना तो आप फिर भी रह सकते बट यू कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो और दूसरा ये आपको एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड अस हर्बल मेडिसिन्स। हर्बल मेडिसिन्स भी हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। रीजन्स फॉर द लार्ज स्केल डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट। अब क्या क्या रीजन्स हैं जिससे कि जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, मोर फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर द एग्रीकल्चर। जो क्योंकि बिकॉज जो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और जो एग्रीकल्चर लैंड्स के लिए फॉरेस्ट को काट के उनको क्या बना दिया गया, एग्रीकल्चर लैंड्स बना दिया गया। लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स हैव बीन क्लियर्ड फॉर अर्बनाइजेशन एंड ह्यूमन सेटलमेंट। दूसरा अर्बनाइजेशन हो गया, वहाँ पे कॉलोनीज़ गट गई हैं या फैक्ट्रीज़ बन गई हैं। कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट, वही फैक्ट्रीज़ बन गई हैं या रेजिडेंशियल एरियाज़ बन गए हैं। फॉरेस्ट फायर्स जो हैं उनकी वजह से भी फॉरेस्ट डिप्लीट होते जा रहे हैं। माइनिंग एक्टिविटीज़ इन फॉरेस्ट एरियाज़। फॉरेस्ट डिजीजेज आर ऑल्सो पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट। और कभी कभी बहुत थोड़े सा पार्ट ऑफ फॉरेस्ट डिजीजेस के कारण भी कम होते जा रहे हैं। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ डिप्लीशन ऑफ ट्रीज़। अब इसके ये जो डिप्लीशन हो रहा है फॉरेस्ट का या ट्रीज़ के, उनके क्या एडवर्स इफेक्ट्स हैं जो कि हमें झेलने पड़ रहे हैं। इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू राइज इन टेम्परेचर। जैसा हम सबको पता है या हम महसूस कर सकते हैं कि जो है फॉरेस्ट के कम होने से टेम्परेचर राइज हो जाएगा। इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू लेसर प्रेसिपिटेशन, बारिश कम हो जाती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज रेट ऑफ सॉइल इरोजन। यदि फॉरेस्ट नहीं होंगे तो सॉइल बाइंड नहीं रहेगी और सॉइल अपनी जगह से बह के, जैसे फ्लड आया या बारिश भी आई तो मिट्टी जो कि बह के दूर चली जाएगी, इसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन। मतलब जो लेयर्स हैं सॉइल की वो पानी के साथ बह के अलग हो जाती हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी एंड वॉल्यूम ऑफ फ्लड्स।
फ्लड्स ज़्यादा आएंगी, क्योंकि जो पानी के बहाव को जो पेड़ रोक लेते हैं, पेड़ नहीं होंगे तो वो रोक नहीं पाएंगे और फ्लड्स ज़्यादा आएंगी। इट हैज़ लीड टू द लॉस ऑफ सॉइल प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ सॉइल इरोजन। जो फर्टाइल लेयर है सॉइल की वो क्या हो जाती है, फ्लड के साथ बह जाती है और सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है उस पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यदि ट्रीज़ लगे रहते हैं तो बायोडाइवर्सिटी होती है। फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं जो कि फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। तो फॉरेस्ट अकेले नहीं है कि सिर्फ पेड़ ही कटता है, पेड़ के साथ साथ जितने भी अलग अलग स्पीशीज़ हैं एनिमल्स और प्लांट्स की, वो सभी वहाँ से अलग हो जाते हैं। दैट मीन्स लॉस ऑफ biodiversity. It has lead to extinction of several species of plants and animals. और फॉरेस्ट के कटने से कितने ही नए प्लांट स्पीशीज़ और एनिमल स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गए हैं, बिकॉज उनको जगह ही नहीं है और उनको वो अपना एनवायरनमेंट ही नहीं मिलता जहाँ पर कि वो जिंदा रह सके या ग्रो कर सके। इट हैज़ कॉज्ड इम्बैलेंस इन इकोसिस्टम। और इन सब रीजंस की वजह से इकोसिस्टम में क्या आ जाता है, एक अस्थिरता आ जाती है, इम्बैलेंस आ जाता है। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कि वनों को हमें संरक्षित करना चाहिए। तो किस तरह से हम कर सकते हैं, रेगुलेटेड एंड प्लांटेड कटिंग ऑफ ट्री, रेगुलेटेड एंड प्लांट कटिंग ऑफ ट्रीज। जो भी आप कटिंग कर रहे हैं प्लांट्स की, वो एक रेगुलर इंटरवल्स पे होनी चाहिए कि कौन से पेड़ को काटना है, और प्लांट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप गए फॉरेस्ट में और आपने कोई भी वो काट लिया पेड़, तो वो प्लांट होनी चाहिए कि किस फॉरेस्ट किस ट्री को हमें काटना है। कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट फायर्स होना चाहिए। रीफॉरेस्टेशन मतलब दोबारा हमें पूरे के पूरे फॉरेस्ट ग्रो करने की कोशिश करनी चाहिए। एफॉरेस्टेशन, चेक ऑफ फॉरेस्ट क्लियरेंस फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन हैबिटेशन एंड सेटलमेंट। और फॉरेस्ट को कटने से रोकना चाहिए, चाहे एग्रीकल्चर के लिए हो, चाहे अर्बनाइजेशन या ह्यूमन के रहने के लिए हो। डेवलपमेंट ग्रीन बेल्ट अराउंड सिटीज़, जो सिटीज़ के आसपास ग्रीन बेल्ट एरिया होने चाहिए कि मतलब वहाँ पे प्लांट्स लगने ही या ट्रीज़ लगने ही चाहिए। चेक ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़ इन फॉरेस्ट एरियाज़, प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, जो भी अब बच गए हैं फॉरेस्ट उनका भी प्रोटेक्शन करना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटन स्पीशीज़ ऑफ ट्रीज़, जो भी थ्रेटन स्पीशीज़ है जो कि एक्सटिंक्ट होने वाली हैं उनको हमें कंजर्व करना चाहिए या संरक्षित रखना चाहिए। एग्रो फॉरेस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज हमें डेवलप करनी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ बोटैनिकल गार्डन्स, डेवलपमेंट ऑफ सीड बैंक्स, फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड पीपल रोल ऑफ गवर्नमेंट इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो ये कई सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम लागू करके फॉरेस्ट कवर को हम बढ़ा सकते हैं, और फॉरेस्ट कवर बढ़ने के साथ साथ हम एक अर्थ को बेटर प्लेस बना सकते हैं रहने के लिए। नाउ व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन मीन्स रेकलेस और लार्ज स्केल फैलिंग ऑफ और कटिंग ऑफ ट्रीज बाय मैन फॉर कॉमर्शियल एंड अदर पर्पजेज। बहुत सारे प्लांट्स को लार्ज स्केल पर उनकी कटिंग या उनको उखाड़ के फेंक देना कॉमर्शियल यूज़ के लिए क्या कहलाता है सॉरी डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। कॉजेस क्या हैं डिफॉरेस्टेशन के? डिसर्टिफिकेशन, सॉइल डिग्रेडेशन एंड सॉइल इरोजन, लॉस ऑफ वेजिटेशन कवर, destruction of natural habitat and loss of wildlife, changes in climatic conditions, environmental pollution, damage to ecosystem and reduction in soil moisture। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम डिफॉरेस्टेशन को? प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन फॉरेस्ट एरियाज, फॉरेस्ट एरियाज के अंदर ह्यूमन सेटलमेंट को रोकना पड़ेगा। चेक ऑन एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इनटू फॉरेस्ट लैंड्स, prohibition of setting up of agriculture into forest lands, check on reckless cutting of trees, cutting of trees पर हमें चेक लगाना पड़ेगा, रोक लगानी पड़ेगी। controlling mining in forest areas, check on construction of large dams in forest areas, control on overgrazing in forest areas। तो ये कुछ फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा कि फॉरेस्ट हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं और किस तरह से हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। जो इंडिया का फॉरेस्ट कवर है वो कितना कम है, उसको हम किन किन तरीक़ों से फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। हम बायोडाइवर्सिटी को भी बढ़ा सकते हैं और अपना ग्रीन जो फॉरेस्ट कवर है उसको भी बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर जो रिसोर्सेज हैं उनकी बात करेंगे।